नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन एग्जाम हब पर जहां हम इतिहास, राजनीति और प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण विषयों को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। और जो छात्र यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत ही उपयोगी होने वाली। लेकिन आज के इस विशेष गहन अध्ययन में हम 20वीं सदी के पहले बड़े जन आंदोलन की बात करेंगे। मेरा मतलब है स्वदेशी आंदोलन, जो 1905 से 1911 तक चला। हाँ, और हमारे पास इसके लिए बेहतरीन ऐतिहासिक नोट्स और दस्तावेज हैं कि कैसे एक भौगोलिक विभाजन ने भारत में आर्थिक बहिष्कार और आत्मनिर्भरता की नींव रखी। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आंदोलन कोई रातों रात भड़की हुई भावना नहीं थी। हाँ। इसकी जड़ें अंग्रेजों की एक बहुत ही सोची समझी साजिश में छिपी थी। अच्छा, मतलब ये अचानक नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं। दिसंबर 1903 में जब अंग्रेजों ने पहली बार बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने इसके पीछे एक बहुत ही व्यवहारिक कारण बताया था। और वो कारण क्या था? उनका आधिकारिक तर्क ये था कि बंगाल 7.8 करोड़ की आबादी वाला एक बहुत विशाल प्रांत है और इतने बड़े इलाके का प्रशासन चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। देखिए, सुनने में तो ये एक बहुत ही तार्किक बात लगती है। एक बड़े राज्य को सुशासन के लिए दो हिस्सों में बांटना कोई नई बात तो है नहीं। ऊपरी तौर पर तो ये सुशासन का ही तर्क था, लेकिन लॉर्ड कर्जन के जो गुप्त दस्तावेज हैं वो एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। कर्जन ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल अलग अलग दिशाओं में खिंचेगा। बाप रे, यानी असली निशाना प्रशासन सुधारना नहीं था? बिल्कुल नहीं। असली निशाना था बंगाल में तेजी से बढ़ रही राजनीतिक जागरूकता और उस राष्ट्रवाद की भावना को कुचलना जो पूरे भारत में फैल रही थी। इससे अगर मैं आज के संदर्भ में समझूं, तो ये किसी कॉरपोरेट हॉस्टाइल टेकओवर की तरह लगता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में कर्मचारियों की एक बहुत मजबूत यूनियन बन रही है। हाँ, बिल्कुल। तो मैनेजमेंट क्या करता है? वो उस पूरे डिपार्टमेंट को ही दो अलग अलग बिल्डिंग्स में बांट देता है, उनके लीडर्स को अलग कर देता है ताकि वे आपस में ही उलझ कर रह जाएं। सही पकड़े आप। ये तुलना स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। कर्जन ने इसके लिए भूगोल और धर्म का इस्तेमाल किया। पश्चिमी बंगाल को हिंदू बहुल रखा और पूर्वी बंगाल, जिसका मुख्यालय ढाका था, उसे मुस्लिम बहुल बना दिया। या अल्लाह, मतलब उन्होंने बांटो और राज करो की नीति को एक भौगोलिक आकार दे दिया था। जी, और भारतीय नेता इस चाल को समझ रहे थे। लेकिन शुरू के जो साल थे ना, 1903 से 1905 के बीच, तब प्रतिक्रिया बहुत ही नरम बनती थी। नरमपंथी से आपका मतलब है वही याचिकाएं और अपीलें? हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और के मित्र जैसे नेताओं ने याचिकाएं दी। संजीवनी, हितवादी और बंगाली जैसे अखबारों में लेख लिखे गए। अच्छा, तो शुरू में उन्होंने सीधे बगावत नहीं की थी? नहीं, उन्हें लगा कि ब्रिटिश संसद बात सुन लेगी। लेकिन इन अपीलों का असर बिल्कुल शून्य था और यहीं से संजीवनी अखबार ने पहली बार बहिष्कार यानी बाइकॉट का सुझाव दिया। यानी जब प्यार से बात नहीं बनी तो तरीका बदलना पड़ा। बिल्कुल। जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक सभा हुई और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हो गया, जहां ये तय हुआ कि विदेशी वस्तुओं का त्याग किया जाएगा, है ना? जैसे मैनचेस्टर का कपड़ा और लिवरपूल का नमक। हाँ, एकदम सही। पर एक मिनट, यहाँ मैं इस रणनीति को थोड़ा समझना चाहती हूँ। एक आम इंसान के नजरिए से सोचें तो क्या सिर्फ मैनचेस्टर के कपड़े या लिवरपूल के नमक को नकारने से इतने बड़े साम्राज्य की जड़ें सच में हिल सकती थीं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ अपनी भड़ास निकालने का एक प्रतीकात्मक विरोध नहीं था? देखिए, इसे समझने के लिए हमें अंग्रेजों के बिजनेस मॉडल को समझना होगा। ब्रिटेन यहाँ सिर्फ राज करने नहीं आया था, वो मुनाफा कमाने आया था। अच्छा। उनका मॉडल था भारत से सस्ता कच्चा माल ले जाना, उसे अपनी मशीनों से बनाना और वापस हमारे ही बाजार में महंगा बेचना। भारत उनके लिए सिर्फ एक देश नहीं था, उनका सबसे बड़ा ग्राहक था। ओहो, तो जब लाखों भारतीयों ने अचानक वो कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। हाँ, मेरा मतलब है जब उन्होंने बहिष्कार किया तो ब्रिटेन की मिलों में माल के अंबार लग गए। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, ये उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने की रणनीति थी। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इतनी धमकियों और विरोध के बावजूद 16 अक्टूबर 1905 को अंग्रेजों ने विभाजन लागू कर ही दिया। जी, और यही वो दिन था जिसने इस कागजी विरोध को एक जबरदस्त जन आंदोलन में बदल दिया।
इसे पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस यानी लोगों ने काम धाम सब बंद कर दिया? बिल्कुल। लोगों ने उपवास रखा, अपने घरों में चूल्हे नहीं जलाए, भारी भीड़ ने नंगे पैर सड़कों पर चलते हुए वंदे मातरम के नारे लगाए और गंगा में स्नान किया। और मैंने पढ़ा था कि इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही कमाल का सुझाव दिया था। हाँ, राखी बांधने का सुझाव। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एकता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को राखी बांधें। ये तो मनोविज्ञान का मास्टर स्ट्रोक था। जिस समाज को कर्जन धर्म के नाम पर बांटना चाहता था, उसी ने दुख और शोक के एक दिन को राष्ट्रीय एकता के सबसे बड़े प्रदर्शन में बदल दिया। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो केवल विदेशी सामान का बहिष्कार करना या जलाना काफी नहीं था। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक विकल्प चाहिए था। जाहिर है, अगर विदेशी कपड़ा नहीं पहना तो कुछ तो पहनना पड़ेगा ना। सही कहा। और यहीं से रचनात्मक स्वदेशी या कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी का जन्म हुआ। ब्रिटिश व्यवस्था के समानांतर अपनी खुद की व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश। यानी ये सिर्फ किसी विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट अनइंस्टॉल या बॉयकॉट करने जैसा नहीं था, बल्कि अपना खुद का पूरा इकोसिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने जैसा था। बहुत ही सटीक उदाहरण ही है। उद्योग की बात करें तो पीसी रॉय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। ये वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। अरे वाह! और सिर्फ केमिकल्स ही नहीं, मैंने सुना है स्वदेशी माचिस, साबुन के कारखाने और कपड़ा मिलें भी शुरू हो गई थी। हाँ, बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव आया। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। क्योंकि विदेशी स्कूलों में पढ़कर तो आप उनकी ही विचारधारा के गुलाम बन जाएंगे ना। है ना? सही कहा। इसीलिए बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया, जिसके पहले प्रिंसिपल अरबिंदो घोष बने। इसके अलावा टैगोर का शांति निकेतन मॉडल भी काफी लोकप्रिय हुआ। और अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी बैंकिंग का क्या हुआ? वहां भी स्वदेशी का असर दिखा। भारतीयों ने ब्रिटिश बैंकों से अपना पैसा निकाल लिया। उसी दौर में इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे संस्थानों का विकास हुआ। ये सब सुनकर बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ये कारखाने बनाना, बैंक खोलना, ये सब तो शहरों के पढ़े लिखे एलीट वर्ग का काम था ना? हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई थी। तो बिना किसी इंटरनेट या सोशल मीडिया के, केवल उस दौर के संसाधनों का उपयोग करके इतने बड़े स्तर पर गांव के गांव कैसे मोबिलाइज हो गए? ये कम्युनिकेशन का मास्टर क्लास लगता है मुझे। ये सच में एक मास्टर क्लास था। अश्विनी कुमार दत्त जैसे जमीनी नेताओं ने स्वदेश बांधव समिति बनाई। 12 साल में इसका मुख्य केंद्र था और इसकी 150 से अधिक शाखाएं थीं। अच्छा, 150 शाखाएं उस जमाने में? जी हाँ। और वे गांव-गांव जाकर प्रचार करते थे, ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करने को कहते थे। और इसके लिए उन्होंने मैजिक लालटेन शो का इस्तेमाल किया। मैजिक लालटेन शो, ये क्या होता है? कोई प्रोजेक्टर जैसा था क्या? हाँ, ये एक तरह का शुरुआती इमेज प्रोजेक्टर था। रात में जब गांव वाले इकट्ठा होते तो कांच की स्लाइडों और तेल के लैंप से दीवारों पर तस्वीरें दिखाई जाती थी। वाह! तो मतलब अनपढ़ लोग भी तस्वीरें देखकर समझ जाते थे कि ब्रिटिश नीतियां उन्हें कैसे लूट रही हैं। बिल्कुल। गीतों और इन शोज के जरिए स्वदेशी का संदेश हर घर तक पहुंच गया। और इसमें छात्रों की भूमिका भी बहुत अहम थी। वो विदेशी दुकानों पर पिकेटिंग यानी धरना देते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार तो चुप नहीं बैठी होगी। उन्होंने छात्रों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया। 1905 में उन्होंने डराने वाला कार्लाइल सर्कुलर जारी किया। इसमें सीधे धमकी दी गई थी कि अगर कोई छात्र आंदोलन में शामिल हुआ तो उसकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। बाप रे! उस दौर में स्कॉलरशिप छीनने का मतलब तो पूरा करियर और परिवार का भविष्य बर्बाद होना था। बिल्कुल। लेकिन छात्र झुके नहीं। उन्होंने डरने के बजाय अपनी खुद की एंटी सर्कुलर सोसाइटी बना ली। ये तो गजब का साहस था। और मैंने नोट्स में पढ़ा है कि महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बहुत बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। हाँ, पहली बार बड़ी संख्या में महिलाएं घर की दहलीज पार कर बाहर आईं। जो महिलाएं बाहर नहीं जा सकती थीं, उन्होंने घर के अंदर विदेशी कांच की चूड़ियों और बर्तनों का बहिष्कार कर दिया। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि उन्होंने विदेशी चीनी से बने प्रसाद को भगवान को चढ़ाने से मना कर दिया था। एकदम सही। जब रसोई और पूजा घर तक से विदेशी सामान बाहर हो जाए तो समझ लीजिए आंदोलन जन जन का बन चुका है। बिल्कुल। पर क्या समाज के हर वर्ग का समर्थन एक जैसा था? मुस्लिम समुदाय की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, प्रतिक्रिया थोड़ी विभाजित थी। अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो की नीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को प्रलोभन दिया और 1906 में मुस्लिम लीग बनवाई, जिसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, है ना? हाँ, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। लियाकत हुसैन,
अब्दुल रसूल, गजनवी और मौलाना आज़ाद जैसे कई राष्ट्रवादी मुसलमान भी थे जिन्होंने स्वदेशी का डटकर समर्थन किया। यानी इसे सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम मुद्दे के तौर पर देखना गलत होगा। बिल्कुल गलत होगा। और इन सबके बीच लोगों को जोड़ने के लिए एक और ताकत काम कर रही थी। वो थी कला और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। पर कई बार हम मानते हैं कि कला या पेंटिंग सिर्फ सजावट के लिए होती है। मेरा सवाल ये है कि क्या सच में एक पेंटिंग या एक गीत बंदूक या राजनीतिक ताकत से ज्यादा प्रभावी हथियार बन सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कला ने उस विचार को एक चेहरा दिया जिसके लिए लोग लड़ रहे थे। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध भारत माता पेंटिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा। उसमें क्या खास था? उन्होंने भारत माता को किसी योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक शांतिपूर्ण सन्यासिनी के रूप में दिखाया, जो भोजन, कपड़े और शिक्षा दे रही है। इसने विक्टोरियन कला का पूरी तरह बहिष्कार किया। मतलब उन्होंने अनपढ़ जनता तक भी वो भावना पहुंचा दी कि हमारी भारत माता कैसी दिखती हैं। जी। और साहित्य और संगीत में तो रविंद्रनाथ टैगोर का गीत अमार सोनार बांग्ला और बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम रातों रात राष्ट्रीय नारा बन गया। नुक्कड़ नाटकों और यात्रा के जरिए गांव-गांव तक संदेश पहुंचा। लेकिन हर बड़े आंदोलन की तरह इसका भी एक ढलान आया होगा। जब भारतीयों के बीच वैचारिक मतभेद उभरे तो अंग्रेजों ने पक्का उसका फायदा उठाया होगा। बिल्कुल। और वो ढलान आया 1907 के सूरत विभाजन में। कांग्रेस के भीतर दो विचारधाराएं टकरा गईं। नरम दल और गरम दल। हाँ, गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट्स चाहते थे कि आंदोलन पूरे भारत में फैले और पूर्ण स्वराज मिले, जबकि नरम दल यानी मॉडरेट्स इसे केवल बंगाल तक और संवैधानिक तरीकों तक सीमित रखना चाहते थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस दो फाड़ हो गई। जी। और अंग्रेजों ने इसी फूट का फायदा उठाकर बहुत क्रूर दमन शुरू कर दिया। बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। 6 साल के लिए? बाप रे। हाँ। और अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने तो सक्रिय राजनीति से ही संन्यास ले लिया। तो क्या आंदोलन खत्म हो गया था? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या आंदोलन सच में विफल हुआ था। लेकिन जब हम अंतिम परिणाम देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता। आप 1911 के फैसले की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। भारी विरोध और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के कारण 1911 में दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। यानी जिस विभाजन के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी, अंग्रेजों को वो फैसला वापस लेना पड़ा। और राजधानी भी तो बदल दी गई थी। हाँ, कलकत्ता विद्रोह का केंद्र बन चुका था, इसलिए राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर दी गई। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इन सारे ऐतिहासिक स्रोतों को देखकर ये साफ है कि स्वदेशी आंदोलन केवल 1905 की कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि ये वो वर्कशॉप थी जहां भविष्य के आंदोलनों के हथियार गढ़े गए। एकदम सही निष्कर्ष है। इसी आंदोलन ने साबित किया कि आर्थिक बहिष्कार राजनीतिक आजादी का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। आगे चलकर गांधी जी के आंदोलनों का बेस यहीं से बना। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जब आज के समय में हम कोई सामान खरीदते हैं तो क्या हम सिर्फ एक कंज्यूमर या उपभोक्ता हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। या हमारा हर आर्थिक फैसला, हमारा हर खर्च आज भी किसी न किसी रूप में इस बात का वोट है कि हम किस तरह की दुनिया या देश का निर्माण करना चाहते हैं। अगली बार जब आप कुछ खरीदें तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। इतिहास हमें सिर्फ अतीत की घटनाएं नहीं बताता, बल्कि ये हमें साहस और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा भी देता है। स्वदेशी आंदोलन ने हमें सिखाया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी झुक जाता है। बिल्कुल। और अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विषयों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो वन एग्जाम हब को जरूर फॉलो करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। अपना ख्याल रखें।